पूरा कश्मीर का मसला क्या है मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करूंगा, पूरी पिक्चर आपके सामने मैं रख देता हूं। 15 अगस्त 1947 पर आप ले चलिए। 15 अगस्त 1947 के पहले हिंदुस्तान दो तरह का था। एक हिंदुस्तान जिस पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे, और एक जहां राजे, रजवाड़े, सुल्तान, निजाम ये सारे लोग होते थे। ये आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में कई सारे राजे रजवाड़े थे। अब राजे रजवाड़ों से यह कहा गया कि आपके पास तीन, या पाकिस्तान से मिल जाइए या आजाद रहिए। ज्यादातर राजे रजवाड़े आजाद रहने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको समझा दिया गया था कि कागज पर आजाद रहने की आजादी आपको है, लेकिन इतने बड़े दो मुल्कों के बीच में कहीं आप आजाद नहीं रह सकते। तो ज्यादातर रजवाड़ों ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तान से मिल जाएंगे या पाकिस्तान से मिल जाएंगे। उसमें जागरफी का भी मामला था, जो पाकिस्तान के नक्शे के अंदर आ रहे थे, उनको पाकिस्तान से कई बार ना चाहते हुए मिलना पड़ा। कई सारे ऐसे रजवाड़े थे जो मुस्लिम रजवाड़े थे लेकिन हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के भीतर पड़ रहे थे, इसलिए वो नहीं मिल पाए। कश्मीर की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जितना वो पाकिस्तान के नजदीक था उतना ही हिंदुस्तान के नजदीक था। आप उस तरफ चले जाइए रावलपिंडी आ जाएगा, इस तरफ चले आइए जम्मू आ जाएगा। यानी वो एक ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में था जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में नहीं पड़ रहा था, नंबर एक। नंबर दो, उसके जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो ना हिंदुस्तान में मिलना चाह रहे थे ना पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। माउंटबेटन बाकायदा गए थे उनको मनाने के लिए कि भाई तय करो। और मैं आपको बताऊं कि माउंटबेटन ये कहने गए थे, बाद में निकल के आया कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, ठीक है, लेकिन हरि सिंह उनसे नहीं मिले। जो लोग हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ कहने गए, उनसे भी हरि सिंह नहीं मिले। हरि सिंह एक सपना देख रहे थे डोगरिस्तान का, और अब बाकायदा पेपर्स हैं मेरे पास, वो सारे पेपर मैंने लंदन से हासिल कर लिए हैं, मेरे पास हैं। बाकायदा डोगरिस्तान का उन्होंने नक्शा बनाया, जिसमें लेह लद्दाख होना था, जम्मू होना था, कश्मीर होना था और हिमाचल का थोड़ा एरिया होना था। उन्होंने कहा यह आजाद डोगरिस्तान बनेगा, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एक डोगरिस्तान। और आखिरी बात, जिस बात को बहुत कायदे से समझ लेना जरूरी है, कि हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई नहीं था जो कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए बेताब था। सरदार पटेल के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी किताब बेहद फेमस है, इस इंडियन स्टेट्स को कैसे मिलाया गया, उसमें बहुत डिटेल में बताते हैं। और उसमें एक जगह लिखते हैं कि हमारे पास पहले से इतना कुछ था कि कश्मीर के बारे में हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। यानी वो मान के चल रहे थे कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो वो पाकिस्तान में आज नहीं तो कल शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल का भी लिखा उपलब्ध है, और उस समय हिंदू महासभा सरदार पटेल के इस स्टैंड के साथ खड़ी थी। उसका यह मानना था कि कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, जम्मू को मिला लिया जाए और जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको पाकिस्तान में मिला दिया जाए। सबके रिकॉर्ड्स हैं, अब 10 साल पहले भले नहीं रहे होंगे, लेकिन 10 साल में हम लोगों ने जो रिसर्च किए हैं सबके कागजात बाकायदा उपलब्ध हैं। मैंने अपनी किताब में भी दिया है, दसियों बार उसके वीडियो भी दिखाए। अब ये हालात, मैंने आपको ये मंजर बता दिया। कश्मीर के अंदर सिर्फ एक नेता था जो हिंदुस्तान से मिलने की बात करता था, और उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसकी वजह थी, उस वजह को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का स्टैंड यह था कि राजे रजवाड़ों के अंदर हम काम नहीं करेंगे, हम केवल जो डायरेक्ट रूल है उस पर काम करेंगे। नेहरू जी ने पहली बार स्टेट पीपुल्स कांग्रेस बनाई, और स्टेट पीपुल्स कांग्रेस खास तौर पे उन्हीं जगहों के लिए थी जहां राजे रजवाड़े थे। शेख अब्दुल्ला उस स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, लगातार नेहरू के साथ उनके संबंध रहते हैं, और शेख अब्दुल्ला की जिद थी कि कश्मीर जब आजाद हो तो पिछले 400 सालों से वहां जो जमीन का अधिकार है वो किसानों के पास नहीं है, किसानों को उनकी जमीन मिले। और जमीन की चकबंदी, अब आप लोग क्या कहते हैं यहां की भाषा में मैं नहीं जानता, अलग अलग टुकड़े जो लैंड के होते हैं वो एक साथ जो मिला दिए जाते हैं, कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो चकबंदी हो, यहां पर जमीन की सीमा बांधी जाए। और कांग्रेस के उसमें हमेशा से था कि किसानों के हित की नीतियां बनेंगी, जबकि पाकिस्तान में जमींदारों को, जो वहां के बड़े जमींदार पंजाब के थे, उनकी पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। तो शेख अब्दुल्ला 15 अगस्त 1947 को जेल में थे। ये मैं आपके सामने मंजर रख दिया। 15 अगस्त 1947 को जिस समय नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, 3 मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो पहली बात तो ये कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर एक आजाद मुल्क था।
अब जिन्ना साहब जो हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, कहते थे कश्मीर मेरी शाहरग है, ऐसी रग है शाहरग जिसके बिना वो जी नहीं सकता, पाकिस्तान कभी सांस नहीं ले सकता। और कई सारे लोग ये कहते थे कि बांग्लादेश वाले इलाके से बेहतर होता कि हमको कश्मीर मिल जाता। तो पाकिस्तान की सेना ने वहां कबायलियों को भेजना शुरू किया। कबायली आ गए थे, पीछे से पूरा सपोर्ट मैंने अपनी किताब में दिया है कि पाकिस्तान का यह दावा, पानी थोड़ा पिलवा दीजिए, पाकिस्तान का यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि केवल कबायली थे, आर्मी नहीं थी, आर्मी ने भेजा। सबसे पहले इस बात की खबर जवाहरलाल नेहरू को लगी और जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को खत लिखा, और वो खत आराम से कोई भी पढ़ सकता है, नेहरू पटेल करिस्पॉन्डेंसेस में वो खत है, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि नेहरू जी ने बाकी सारे स्टेट तो पटेल कर रहे थे, कश्मीर को अपने हाथ में रखा नहीं। वो डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सरदार पटेल को खत लिखते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है। अब सरदार पटेल भी क्या कर लेते हैं, आज अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा हो तो हम जाके वहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट हमसे सहायता नहीं मांगे, नहीं कर सकते हैं ना। तो जम्मू कश्मीर आजाद मुल्क था जिसके ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था, राजा ने हमसे कोई सहायता मांगी नहीं थी, तो हम वहां पहले आर्मी नहीं भेज सकते थे। न सरदार पटेल इसके लिए राजी थे, न माउंटबेटन राजी थे, और नेहरू भी नहीं राजी थे। इसके बाद सेना पहुंच आई बिल्कुल बारामूला तक। जो लोग कश्मीर गए होंगे, नॉर्दर्न कश्मीर में बारामूला है, एकदम बारामूला तक सेना पहुंच आई और लाइट काट दी। तकदीर अच्छी थी कि 2 दिन बाद ईद थी, तो उन लोगों ने फैसला किया कि अब तो श्रीनगर हाथ में है, ईद मना लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और तब महाराजा को समझ में आया कि अगर 2 दिन और लेट हो गया तो श्रीनगर उनके हाथ में मिल जाएगा, हम लोग सारे लोग मारे जाएंगे। तब उन्होंने हिंदुस्तान से कहा मदद कीजिए। अब डिलेमा समझिए आप, एक आजाद मुल्क पे दूसरा आजाद मुल्क आक्रमण कर रहा है, आप कैसे मदद करेंगे? आप बिना किसी लीगल प्रोविजन के कैसे मदद करेंगे? तो नेहरू ने शर्त रखी कि पहले आप हमारे साथ विलय कीजिए, जब विलय हो जाएगा उसके बाद हम आपके पास सेना भेज सकेंगे, क्योंकि तब वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद भाग के गए, विलय हुआ 26 तारीख को, और उसी दिन रात को सेना पहुंची। एक और झूठ वो लोग बोलते हैं कि सेना भेजने में 1 दिन का लेट हुआ। 11 बजे दिन में विलय के कागज पर सिग्नेचर होते हैं और शाम को 5 बजे यहां से सेना निकल जाती है। शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाता है। जब वहां हमारी आर्मी पहुंचती है डकोटा प्लेन से, तो लाइट नहीं थी, 1000 के आसपास टार्च लेके शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस के लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। 1000 टार्च की रोशनी में हमारी सेना वहां पे उतरी थी और उसके बाद शुरू होती है लड़ाई। अब आप देखिए, जो लेटर ऑफ एक्सेशन बना था, सारे राज्यों के लिए बना था, उसमें बहुत साफ लिखा था कि हम सिर्फ 3 मामलात ऐसे होंगे जिसमें हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे। एक विदेशी मामला, एक करेंसी का मामला और एक डाक और टेलीफोन का मामला। बाकी के साथ यह हुआ कि 15 अगस्त तक आते आते उन्होंने पूरे के पूरे संविधान को स्वीकार कर लिया। यहां तो काम ही शुरू हुआ 26 अक्टूबर से, और शुरू हुआ लड़ाई के बीच में, तो कागज साइन हो गए, लड़ाई चलती रही। अब आप कहते हैं कि नेहरू जी ने लड़ाई रुकवा दी, अदरवाइज हम पूरा पाकिस्तान जीत सकते थे। देखिए, सबको अपने लड़के पे बड़ा गर्व होता है और सबको अपनी आर्मी पे बहुत गर्व होता है, लेकिन सोच के देखिए, दिसंबर में कश्मीर, आप लोगों में से जो लोग गए होंगे, मैं तो महीनों महीनों वहां चिल्ला कला में रहा हूं, मतलब हालत यह होती है कि अगर रात को आधे घंटे लाइट चली जाए तो जान निकल जाती है, अगर हीटर बंद हो जाए तो। दिसंबर में हमारी सेना वहां लड़ रही थी और सेना के ज्यादातर लोग ऐसी जगहों के थे जो ठंडे इलाके नहीं थे, वहां लड़ने के लिए इक्विप्ड नहीं थी। दिसंबर में युद्धबंदी हुई है, वहां युद्ध रुका है। नवंबर में सरदार पटेल का फिर एक लेटर है, जिसमें सरदार पटेल, वो मैंने ट्विटर पे कई बार लगाया है लेटर, सरदार पटेल लिखते हैं कि अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा और जीत की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। ये सरदार पटेल लिखते हैं, नेहरू नहीं लिखते हैं। इसीलिए दिसंबर में अपना मैक्सिमम इलाका हम जीत चुके थे। कश्मीर की पूरी वैली जीत चुके थे, जम्मू खाली करा लिया था, जम्मू के आसपास का पुंछ का आधा से अधिक इलाका हमने खाली करा लिया था, कारगिल पे हमारा कब्जा हो गया था, ये सारे इलाके हो गए थे। तो ये हुआ कि युद्ध विराम किया जाए। अब एक सवाल होता है कि नेहरू जी यूएन में क्यों चले गए? कोई मुझे बताए, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो जाए, जमीन की लड़ाई हो जाए, तो आप कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे?
दुनिया का कोर्ट कौन है? यूएन है। फलस्तीन इजराइल में लड़ाई चल रही है तो साउथ अफ्रीका कहां गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही गया ना। तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, देखिए सपना देखना बड़ा आसान है कि हम अपनी सेना से कहते वो पूरी पाकिस्तान को कब्जा कर लेता। 10 साल से हैं आप शासन में ना, एक बित्ता जमीन कहीं की कब्जा करके दिखा देते। अगर आपको इतना ज्यादा अहंकार है तो कहीं की बांग्लादेश की, भूटान की, नेपाल की, कहीं की, नेपाल तक ने तो हमारी जमीन कब्जा करके रखी हुई है। आपकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। संसद में चिल्लाते हैं पीओके ले लेंगे। ले लो यार, बेहद खूबसूरत जगह है पीओके, मैं तो घूमना चाहता हूं, ले लो कम से कम। आप कुछ खुद, आप अपने 10 साल में तो आपने एक बित्ता जमीन भी कहीं नहीं ली। और आप 1947-48 में जब हमारा मुल्क नया नया आजाद हुआ था, जब ना हमारे पास पैसे थे ना मॉडर्न हथियार थे, मैं आपको बता रहा हूं कि सेना का जो पहला विमान पहुंचा था वो डकोटा विमान था जिसमें यात्री चलते थे। आर्मी के पास अपने एरोप्लेन्स तक नहीं थे। उस समय आप उम्मीद करते हैं कि दिसंबर की ठंड में पूरा पाकिस्तान आप कब्जा कर लेते? बातें करना बहुत आसान होता है। आर्मी पे हम सबको गुरूर है। हम में से किसी के घर का बच्चा अगर आर्मी में होता है तो हम गुरूर से भर जाते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि बच्चा ही है। और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं है कि वहां भी बच्चे ही होंगे। लड़ाई होगी जब तो इधर से भी मारे जाएंगे, उधर से भी मारे जाएंगे। तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया जाए और यूएन में मामला जाए। अब यूएन से भारत को नुकसान क्या हुआ? भारत जनमत संग्रह के लिए तैयार था वहां पर। अब जनमत संग्रह की बात क्यों आई? क्योंकि ये पॉलिसी बनी थी कि जहां राजा का धर्म और प्रजा का धर्म अलग अलग होगा जनता का, वहां जनमत संग्रह होगा। और जनमत संग्रह का पहला फायदा जूनागढ़ में मिला था, आपके बगल में है। जूनागढ़ में बेनजीर भुट्टो के दादाजी उस जमाने में दीवान हुआ करते थे और वो पाकिस्तान से मिलने के लिए बेताब थे। पटेल और नेहरू ने मिलकर पहले शिकंजा कसा और उसके बाद बाकायदा वहां पर रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में 92 वोट्स मिले पाकिस्तान को, बाकी सारे के सारे वोट हिंदुस्तान को मिले। यूएन में दिखाया कि देखिए ये रेफरेंडम हमारे साथ है और जूनागढ़ हमारा हिस्सा बना। तो कश्मीर में भी रेफरेंडम के लिए नेहरू तैयार थे। पाकिस्तान शुरुआती दौर में तैयार नहीं था क्योंकि जानता था कि शेख अब्दुल्ला जिधर खड़ा हो जाएगा कश्मीर की जनता उधर ही जाके खड़ी हो जाएगी और हम रेफरेंडम में हार जाएंगे। मैंने सारे रिकॉर्ड्स दिए हैं कि पाकिस्तान कैसे बार बार पीछे हटता रहा। आप नेहरू की मोहब्बत देखिए अपने मुल्क से कि जो शेख अब्दुल्ला उनको दिल से ज्यादा पसंद थे, जो उनके घर पे आके रुकते थे और सारा कुछ था, जिस दिन उन्होंने शक हुआ, और मैं आज पब्लिकली कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि वो गलत शक था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस दिन शक हुआ कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने में भी 1 मिनट नहीं रुके। वो जब उनको भरोसा हो गया कि नहीं मेरी गलती थी, उनको रिहा किया। तो अगर नेहरू नहीं होते तो कश्मीर प्रॉब्लम नहीं होती, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर नेहरू नहीं होते तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहता, तब तो आप बिल्कुल नेहरू की मुखालिफत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेहरू की गलती थी तो आप गलतियां सुधार दीजिए। अब 370 पे एक बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं, लेकिन उल्टा चलना कई बार मुझे पसंद है। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जो 370 हटने के पहले कश्मीर गए होंगे और उसके बाद भी कश्मीर गए होंगे। मैं तो कम से कम 7 या 8 बार 370 हटने के पहले जा चुका हूं और उसके बाद लगातार जाता ही रहता हूं। क्या फर्क आया है कश्मीर में? कोई मुझे बता दे क्या फर्क आया है? एक चीज जरूर हुई है, एयर टिकट बहुत महंगे हो गए हैं। पहले हम लोग 5-7 हजार रुपए का टिकट मिल जाता था, अब दिल्ली से 15 हजार से कम का टिकट नहीं मिलता है। बाकी आर्मी आपकी वैसी की वैसी है, AFSPA वैसे के वैसे लगा हुआ है, आतंकवादी घटनाएं वैसे के वैसे हो रही है, एक इंडस्ट्री नहीं बनी, एक कश्मीरी पंडित लौट कर नहीं गया। 10 साल हो गए इनके शासन के, कश्मीरी पंडित चिल्लाते रहते हैं। सैकड़ों कश्मीरी पंडित जो वहां नौकरी कर रहे थे वो वापस लौट के जम्मू आ गए, क्योंकि पंडितों के ऊपर पहली बार टारगेटेड हमला शुरू हुआ इनके राज में। एक कश्मीरी पंडित नहीं है जिसको ये वापस लौटा पाए। एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया और बांट के अब क्या हो रहा है, लेह में अलग प्रदर्शन हो रहा है कि तुमने हमको धोखा दिया। आप जानते हैं कि लेह की जो लोकल इकाई का इलेक्शन हुआ था म्युनिसिपैलिटी का, उसमें कांग्रेस ने जीता था, जबकि पिछली बार MP भी इनका था, सब कुछ इनका था, लेकिन उन्हीं लोगों ने। और जब म्युनिसिपैलिटी में लेह की कह रहा हूं तो अपने यहां का आमदार समझिए उसको कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए, क्योंकि बहुत जरा सा इलाका है। जितने वोटों से MP चुने जाते हैं उससे थोड़े ही से कम वोटों से वो चुने जाते हैं, तो उसको MLA आप समझिए। वहां यह हारे, लगातार जुलूस निकल रहा है। जम्मू में लगातार जुलूस निकल रहे हैं।
कश्मीर में इलेक्शन कराने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इतना प्रचंड बहुमत इनके पास है कि पिछले 19 से लेके 24 आ गया, लेकिन इनकी इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पता नहीं इलेक्शन करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। मिला क्या आपको? पहला सवाल ये। बाकी जो पूरे हिंदुस्तान में लोग पागल हो गए, 370 हट गया, उनसे अब मेरा सवाल है आपको क्या मिला? जाके जरा जमीन खरीद लीजिए। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप जमीन क्यों खरीदेंगे? जमीन कहां कोई खरीदता है? या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है या रहने के लिए खरीदता है, और वो घर के आसपास ही खरीदता है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत किसी की है? अभी तक तो अडानी की भी नहीं पड़ी, बाकियों की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप हालात सामान्य नहीं करेंगे वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ नया, कोई कश्मीरी पंडित जाके नहीं बसा, आपके हालात में कोई फर्क नहीं आया। कश्मीरियों के अंदर जो गुस्सा पल रहा है वो कब कैसे निकलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो पहली बात तो मिला नहीं। अब दूसरी बात, 370 था क्या? रेफरेंडम नहीं हो पा रहा था और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका था। तो कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जो लीगली जरूरी था, वही समझौता 370 था। बाकी स्टेट से अलग वो इसलिए था क्योंकि बाकी स्टेट 15 अगस्त के पहले आपके संविधान के साथ पूरी तरह से मिल चुके थे। कश्मीर में राजा ने अपनी जिद के चलते 4-6 महीने चीजों को लेट कर दिया था और जंग के हालात चले आ गए थे, आप यूएन में चले गए थे, इसलिए आपको 370 बनाना पड़ा। और 370 की पहली धारा क्या है जिसको कोई नहीं हटा सकता? जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य हिस्सा है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जिस कानून में पहली धारा हो कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है, वो जोड़ने वाला कानून है कि तोड़ने वाला कानून है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसके बाद मैं बताऊं, मनमोहन सिंह के जमाने में दिलीप पड़गांवकर के साथ 2 और लोगों को भेजा गया था कश्मीर इंटरलोक्यूटर्स को। उनकी रिपोर्ट आप चाहेंगे तो आपको गूगल करेंगे, आराम से मिल जाएगी। उसमें उन्होंने 2000 के शुरुआती दौर में लिखा है कि अब जम्मू और कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा कानून है जो बाकी हिंदुस्तान से अलग है। यानी धीरे धीरे 370 में सुधार करके हम उसको वहां ले आए थे कि भारत के कानून के साथ सारा कुछ वो मिल गया था। सीएजी का पावर वहां चला गया था, वहां के हाईकोर्ट का जज दिल्ली से तय होता था, सारी चीजें हो गई थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। जो लोग हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर में उठाते थे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या बाकी सारे लोग हो, जितनी भी पार्टियां आप देख सकते हैं जो भारत का झंडा उठाती थी, उनके पास एक मुद्दा था। वो कहते थे कि देखो कश्मीर के लिए हम एक स्पेशल स्टेटस लेके आए हैं और हिंदुस्तान ने हमको एक स्पेशल स्टेटस दिया है, इसलिए हिंदुस्तान से नाराजगी की वजहें कम होती थी। आपने वो छीन लिया और जो लोग हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाते थे वो आज फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को गाली देते हैं कि तुमने इतने साल हिंदुस्तान का झंडा उठाया, बदले में क्या मिला? तुम लोगों को कैद करके हिंदुस्तान ने 370 हटा दिया। ये मिला है आपको। पूरे देश में अभी कल ही रिपोर्ट आई है और डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, हालांकि सबको पता था पुलवामा हमले को लेकर जो सारी रिपोर्ट आई है। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और अपने 2 जहाज और 6 सैनिकों को आपने खत्म करवा दिया। 2 जहाज आपके खत्म हुए, 6 सैनिक मारे गए और 1 सैनिक आपका 60 घंटे तक पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में रहा। और जो पाकिस्तान के अंदर घुस के आपने मारा था उससे हिंदुस्तान को मिला क्या? सारी दुनिया ने यह कहा, बीबीसी से लेकर हर जगह पे आया कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ पेड़ गिरे हैं वगैरह वगैरह। चलो मान लेते हैं वहां नुकसान हुआ भी, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? हमको 1 इंच जमीन मिली। किसी मुद्दे पर पाकिस्तान हमसे डर रहा है या हमारे सामने पाकिस्तान ने कोई बहुत दोस्ताना हाथ बढ़ाया? आप तो पहुंच गए थे शाल लेकर, आप तो बाकायदा पहुंच गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे पर बिना बुलाए। पड़ोसी के बर्थडे पे कोई बिना बुलाए नहीं जाता है, लेकिन आप नवाज शरीफ के यहां पहुंच गए, उनकी माता जी के लिए शाल लेके गए। शुरुआत यहां से की और अंत यहां से कर रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हमें वोट दो, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी वोट किस बात पे मांगती? आप कश्मीर की इतनी सारी बातें करते हैं, चलो कश्मीरी मुसलमानों को मैं छोड़ देता हूं। कश्मीरी पंडितों का कुछ तो भला किया होता। नेहरू तो 1964 में मर गए, अब दोबारा नहीं आने वाले। इंदिरा जी भी 84 में गई, अब नहीं आने वाली। आपका तो राज है ना, आप हो 10 साल से और कंप्लीट शासन है आपका। वो ये लोग क्या कहते हैं 2 इंजन, कश्मीर में तो 3 इंजन की गाड़ी है आपके पास। राज्य आपका, राज्यपाल है वहां पर, आपकी आर्मी है और आप हो।
इन 3 इंजनों ने मिलकर अगर एक कश्मीरी पंडित को ये लोग 3 इंजन मिलकर वापस नहीं ला पाए तो इस सारे हल्ले का क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि 2014 तक कांग्रेस के शासन में 17-18 कश्मीरी पंडितों की मेरे पास डिटेल है जो लौटकर वहां गए थे। और कुछ बातें जो लोग डिबेट में जाते हैं वो लोग जरूर नोट करना इस बात को। कश्मीरी पंडितों के लिए जो घर बने वो मनमोहन सिंह के सरकार में बने। मनमोहन सिंह ने वहां पर प्रधानमंत्री जो योजना लाई थी उसमें उनके लिए घरों का प्राविजन किया था और नौकरियों का प्राविजन किया था। इसलिए क्या हुआ था कि जम्मू में रह रहे बहुत सारे लोगों को कश्मीर में बाकायदा नौकरी दी गई थी। प्लान यह था कि वो जाके पहले रहेंगे, 2-3 साल नौकरी करेंगे और फिर धीरे धीरे वहां के समाज में घुल मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। कम से कम 3 परिवारों को मैं जानता हूं जो जम्मू से गए, पहले कॉलोनीज में रहे और उसके बाद अपने पुराने गांवों में लौट गए और शांति से रह रहे हैं। तो घर बनवाए, पेंशन दिया, उनको राशन की सुविधा दी, ये सारा कुछ किया कांग्रेस के गवर्नमेंट में। और 2 BHK बाकायदा दिया था। इनके टाइम में जो घर बना, जो अभी पूरा भी ढंग से नहीं हुआ है, वो 1 BHK है। कुछ वैसा ही घर है जो अडानी बना के देगा आपके धारावी में, कुछ उस टाइप के ही घर दे रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं ले जा पाए। और जितने कश्मीरी पंडितों की हत्या इनके समय में हुई है उतनी तो 2004 से 14 के बीच में उसका 10% भी नहीं हुआ है। एक कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया था। तो आप नीति का, किसी भी नीति का फैसला तो इस बात से होगा कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। आपने बहुत अच्छी योजना बनाई, कागज पे बहुत अच्छी लग रही है, संसद में आप बहुत चिल्लाए, लेकिन जमीन पर अगर वो काम नहीं कर रही है तो योजना बेकार है। तो कश्मीर की जो आज की हकीकत है कि आप चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, आतंकवाद आप रोक नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस ले नहीं जा पा रहे हैं, और दरअसल आप पॉलिसी पैरालिसिस कहते रहे हैं। कश्मीर में आप पॉलिसी पैरालिसिस के इतने बड़े शिकार हैं कि अडानी भी अभी तक वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जो शायद चांद पे भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए, लेकिन अभी तक कश्मीर में अडानी ने भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये मोटी मोटी बातें हैं, आधे घंटे 1 घंटे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हो सकती।